हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। यहाँ जो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, इसके बारे में जाना था। और इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि इंट्रोडक्शन इसलिए हमें दिया जाता है किसी भी चैप्टर से पहले, ताकि उस चैप्टर को पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हो सके। ठीक है, और हमें ये पता चल सके कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसका ओवरव्यू पता चल जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमें हिटलर के बारे में पढ़ना है, नात्सी पार्टी क्या थी इसके बारे में जानना है, नात्सीवाद क्या था इसके बारे में जानना है, नात्सीवाद जो था विचारधारा, इन नात्सीवाद विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य किए गए जर्मनी में जो पूरे विश्व के द्वारा निंदनीय थे। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और वो कौन से कारण थे जिन्होंने जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर ढकेला। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। वो कौन से ऐसे कारण थे जिसके वजह से हिटलर का उदय हुआ। ठीक है, इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है वाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है, तो अभी जो हमने सवालों का डिस्कशन किया, इन सवालों को जानने के लिए इन टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ, वाइमर गणराज्य क्या था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या लिखा गया है, और जहाँ पे ज़रूरत होगा हम इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किताबों में क्या लिखा हुआ है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। 20वीं शताब्दी, दोस्तों इसका मतलब हम समझते हुए चलते हैं। 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1901 से 2000 तक। ठीक है, क्या होता है 1901 से 2000 तक, इसको हम लोग 20वीं शताब्दी कहते हैं। जैसे 21वीं सदी अभी चल रहा है, तो 21वीं सदी हम किसको कहेंगे, 2001 से लेकर के 2100 तक जो ईयर होगा उसको हम 21 सेंचुरी कहते हैं, मतलब 21वीं सदी। ठीक है, उसी तरह से 1901 से लेकर 2000 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी। क्या बोलते हैं, 20th सेंचुरी। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ कहा जा रहा है 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। मतलब वही 1901 से 1910-20 यहीं की बात की जा रही है। तो इस समय में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 में लड़ा था। ठीक है, जर्मनी जो है वो मित्र राष्ट्रों के साथ, तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ठीक है, इनके खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था। कब लड़ा था, तो 1914 से 18 में लड़ा था। ठीक है, इस समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था। इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया, ये देखिए। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी, और सभी को किसी न किसी फायदे की भी उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। ठीक है, किसी को अंदाजा नहीं था, इसलिए सभी इस युद्ध में अपने फायदे के लिए कूद गए थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। ठीक है, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। ठीक है, जर्मनी सफलता हासिल करता है शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके। लेकिन 1917 के बाद जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली, और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है।
साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। ठीक है, इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। तो दोस्तों देखिए, इसका मतलब क्या है कि जर्मनी जो है वो मित्र राष्ट्र से हार चुका है, जर्मनी पराजय का सामना कर रहा है। ठीक है, और इस समय में जर्मनी में एक वाइमर में एक सभा बुलाई जाती है और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया जाता है जर्मनी में। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग, ठीक है, यहाँ पे जर्मन संसद का क्या नाम है? राइक्सटैग। इसको आप याद भी रख सकते हैं, जर्मन संसद का नाम राइक्सटैग। तो जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। अब इसी वाइमर में जर्मन संसद के लिए एक जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। सभी को वोट देने के लिए राइट दिया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोपी थी और मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मन की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। तो दोस्तों देखिए, जर्मनी हार जाता है, उसके बाद वहाँ पे एक वाइमर नाम के जगह पे एक सभा बुलाई जाती है। वहाँ पे जर्मनी में एक लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वाइमर गणराज्य बना था लोकतंत्र के बेस पे, ये जर्मन के जनता को ही, जर्मनी के जनता को ही, मतलब वहाँ के लोगों को ही रास नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो शांति समझौता किया गया था वर्साय में, जिसको वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है, तो इस वर्साय की संधि जो है वहाँ पर क्या होता है कि जर्मनी के लिए बहुत ही कठोर शर्तें और अपमानजनक शर्तें थी। ठीक है, मतलब बहुत ही कठोर चीज़ें इस पर थोप दी गई थी। सभी दोष फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जर्मनी पर थोप दिए गए थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी और 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। ठीक है, इतने सारे चीज़ों को फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को दे देना पड़ा था। ठीक है, जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, वार गिल्ट क्लाउज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा और बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। कि इस अपमान को एक्सेप्ट कैसे कर रहा है वाइमर गणराज्य, ठीक है, इसके लिए बदला क्यों नहीं ले रहा है। जर्मन की जनता को ये लगता था, जर्मनी के लोगों को ये लग रहा था। अब देखिए युद्ध का असर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार का असर क्या हुआ वो देखिए। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से क्यों वसूला जा रहा था। ठीक है, मतलब पुराने साम्राज्यों की गलती का जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे गलतियां पुराने साम्राज्य को द्वारा की गई थी, लेकिन हर्जाना किसको भरना पड़ रहा था, वाइमर गणराज्य को, जो कि जर्मनी में नया नया बना था। ठीक है, अब देखिए इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के लिए अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो गया था। इतना ज़्यादा उसको
हर्जाना चुकाना पड़ा कि वो आर्थिक स्तर पर भी दिवालिया हो गया, अपंग हो गया। ठीक है, वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो वाइमर गणराज्य को ऐसे ही रखना चाहते थे, मतलब सुरक्षित रखना चाहते थे। उनका मानना था कि वाइमर गणराज्य ठीक से चलता रहे। तो वे कौन लोग थे? तो वे समाजवादी लोग थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। लेकिन रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा और नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा, इसको मजाक उड़ाया जाने लगा वाइमर गणराज्य को। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर जर्मनी में, जो परिस्थितियाँ यहाँ पर बन रही है, राजनीतिक परिस्थितियाँ, ठीक है, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है 30 के दशक में। ठीक है, 30s के दशक में। अब देखिए 1930s के दशक में, यहाँ देखिए, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी और सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे थे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय स्थिति से जी रहे थे। वे लाश को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस समय क्या स्थिति थी कि उन मर्दों को ज़्यादा मतलब महिमा मंडन किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो पुरुष है उनको आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि युद्ध की स्थिति यहाँ पर बनी रही हमेशा, इसीलिए। और खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन मतलब जो सिपाही युद्ध लड़ते थे वहां पर गड्ढे खोद दिए जाते थे और उस गड्ढे में घुस कर के गोलियां चलाई जाती थी। ठीक है, तो उसको, उस गड्ढे को खंदक कहा जाता था। तो इन खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया गया। कहा गया कि ये जिंदगी अगर है तो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ की जिंदगी किस तरह की थी वो हम यहाँ पर इन लाइनों से पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देख रहे थे। ठीक है, इस तरह की जिंदगियां थी वहाँ पर, खंदकों की जिंदगी। अब देखिए, इस समय में रूढ़िवादी जो तानाशाह थे उनको बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा था। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि लोकतंत्र इस स्थिति में डेवलप नहीं कर सकता था जर्मनी में। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है राजनीतिक रेडिकलवाद या फिर आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। ठीक है, राजनीतिक रेडिकलवाद ये क्या है? अब परिवर्तनवादी लोग किस तरह से हावी होंगे इस आर्थिक संकट में जर्मनी में, ठीक है, उसको हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी थी। इसी समय रूस में भी रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था को हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरली आपको ये याद रखना है कि
विद्रोह हुआ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से देखिए कि रूसी क्रांति चल रही थी इसके समकक्ष। ठीक है, तो क्या होता है कि उसी को देखकर यहाँ भी विद्रोह होने लगते हैं वाइमर गणराज्य के खिलाफ। ठीक है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है वाइमर गणराज्य के द्वारा। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तो वाइमर गणराज्य कौन लोग थे? इस वाइमर गणराज्य के समर्थक कौन लोग थे? समाजवादी लोग थे, और साम्यवादी जो है वो कम्युनिस्ट थे। ये दोनों आपस में दुश्मनी हो गया, मतलब इन दोनों में दुश्मनी हो गया। ठीक है, और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। अब इन दोनों की दुश्मनी में एक तीसरा आदमी जर्मनी में उभरता है जिसका नाम था हिटलर, और इन दोनों ने एक होकर कभी भी हिटलर का सामना नहीं किया। अब देखिए, क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगा। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला, और जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा, और इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया, और इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर परिवर्तनकारी ताकतें बढ़ रही थी। ठीक है, इनको बल मिल रहा था। अब इसी कारण से क्या होता है, 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। अब जब इन्होंने इनकार कर दिया तो फ्रांसीसियों ने जर्मनी का जो रूर वाला इलाका था इसको अपने कब्जे में ले लिया। अब ये रूर वाला इलाका क्या था? तो यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था, और जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब जर्मनी ने कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया इसके विरोध में। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध, कुछ किया तो नहीं लेकिन अपने स्तर से विरोध कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा जो मार्क है, उसकी मुद्रा का नाम मार्क है। जैसे भारत में रुपए है तो फिर जर्मनी में मार्क है, तो उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य इतनी तेजी से गिरने लगा कि अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, और जो जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गई, और अगस्त में 46,21,000 मार्क, तथा दिसंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,88,60,000 मार्क हो गई। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें बदल रही थी। अब इतना ज़्यादा $1 का वैल्यू इतना ज़्यादा हो गया, तो आपको कोई भी सामान खरीदने के लिए इतना इतना पैसा लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे $1 का आपको सामान खरीदना है तो मान लीजिए आप अगर जुलाई में है तो 2400 मार्क लेकर के जाइए, लेकिन अगर आप दिसंबर में है तो इतना इतना पैसा आपको गाड़ी में ढो करके लेके जाना पड़ेगा अगर आपको कोई ब्रेड खरीदना है तो। ठीक है, ऐसी स्थिति आ गई थी। इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लगे थे, और जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी, और रेखा चित्र में जर्मन नागरिकों को पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया था, और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब इस तरह से स्थिति आ जाती है तो इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है, लेकिन ये स्थिति यहाँ बहुत ही भयावह थी, इसलिए इसको अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो इस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया, और इसके लिए अमेरिका ने टोस योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। ठीक है, अब अमेरिका थोड़ी मदद करने की कोशिश करता है और डोस योजना बनाता है इसे मदद करने के लिए, और इस योजना के तहत क्या होता है, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया जाता है। अब देखिए मंदी के साल में क्या होता है, ये जस्ट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दिया गया है टॉपिक भी। ठीक है, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, मतलब अगला इंसिडेंट, इस तरह से दिया गया है।
यहाँ पर देखिए, सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद रातों रात बंद हो गई और कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे लोग, और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और निर्यात गिरता जा रहा था। किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार पर पैसा खींचते जा रहे थे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर ने महसूस किया। तो दोस्तों, ये मंदी का साल था। मंदी का साल क्या होता है कि यहाँ पर चीज़ें, जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें मतलब गड़बड़ा जाता है एक तरह से। जो सिस्टमेटिक वे से सारा कुछ चल रहा था वो नहीं चल पाता है। यहाँ देखिए क्या हुआ था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया, इससे एक्सपोर्ट कम हो गया और इससे पूरे के पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा। ठीक है, आर्थिक मंदी को पूरे विश्व ने महसूस किया और इससे जर्मनी पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि उस पर डिपेंड हो गया था और ठीक ठाक उसकी अर्थव्यवस्था चल रही थी। लेकिन इस शेयर बाजार के धराशायी होने के बाद तो वो भी ख़त्म हो गया, मतलब वो मदद भी अब उसकी भी आशा नहीं रही। अब देखिए, इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखने लगे थे जो यह एक बोर्ड टांगे रहते थे अपने गले में, ठीक है, जिसमें लिखा रहता था कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, इस तरह की चीजें हो रही थी। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते हुए पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों के बीच पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी बहुत खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सताया जा रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बन जाएंगे और यह भी हो सकता है कि उनके पास भी कोई रोजगार नहीं रह जाएगा। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोलभाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब मजदूर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। फैक्ट्रियों में क्या होगा कि भैया जो सबसे कम कीमत लेगा वो आ जाओ, काम करो। ठीक है, तो जो अच्छे मजदूर थे, मतलब संगठित मजदूर थे, उनका भी मोलभाव हो रहा था। अब देखिए, बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। ठीक है, युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। अब देखिए, राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर गणराज्य में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन रह गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी और दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य में 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में, वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडल के हाथ में रहा। इतना छोटा सा शासन काल था वाइमर गणराज्य का, लेकिन 20 बार मंत्रिमंडल चेंज हुआ।
ठीक है, और उनकी अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। कोई भी मंत्रिमंडल आता था लगभग 200-250 में ख़त्म हो जाता था। 239 से ज़्यादा दिन तक तो कोई टिक ही नहीं पाया, ठीक है। अब इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था, और क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी, इसीलिए किसी और व्यवस्था की तलाश थी। और इसी परिस्थिति में दोस्तों यहाँ पर हिटलर का उदय होता है, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि जर्मनी में हिटलर का उदय किस तरह से होता है, हिटलर जर्मनी में शासन करने के लिए किस तरह से सामने आता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके द्वारा कौन कौन से कृत्य किए जाते हैं जिसकी समाज में बहुत ज़्यादा निंदा भी हुई, ठीक है, पूरे विश्व में निंदनीय कृत्य भी यहाँ पर हिटलर के द्वारा किए गए। तो उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे और एक्चुअल फैक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने टॉपिक 1 पढ़ा और देखा कि वाइमर गणराज्य का जन्म किस तरह से हुआ जर्मनी में, और अपने छोटे से शासनकाल में किन परिस्थितियों से होकर गुजरा वाइमर गणराज्य, ठीक है। और इन्होंने मतलब इसने कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, मतलब इसने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जिससे हिटलर का उदय जो है वो साकार हो पाया, मतलब हिटलर के मतलब उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो दोस्तों इतना काफ़ी है एक वीडियो के लिए, और इससे आगे की चीज़ों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।